Hello students, welcome back to my channel. This is class for class 12th, your topic chapter 5, molecular basis of inheritance chapter 5. Second part, we are starting here with the RNA word. As you know already, जैसा कि आप जानते हैं, RNA is the first genetic material, RNA पहला genetic material, and there is now enough evidences to suggest that essential life processes have evolved around DNA. मतलब हमारे पास काफ़ी एविडेंसेस हैं जिससे कि हम जैसे मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्लाइड, इन सब में आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज ए कैटलिस्ट. मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है और कैटलिस्ट का भी काम करता है, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, दे वर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाय द प्रोटीन. क्योंकि हमारे बॉडी में एंजाइम सिस्टम, एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के होते हैं. और प्रोटीन किससे होते हैं? आरएनए सिंथेसिस और राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस प्रोटीन, और बहुत से जो आरएनए ही इटसेल्फ कैटलिस्ट का काम करता है. बट आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव. कैटलिस्ट की तरह ये रिएक्टिव है, हैंस अनस्टेबल. जो कि रिएक्टिव है तो वो स्टेबल नहीं है. इसलिए डीएनए हैज एवॉल्व फ्रॉम आरएनए. इससे डीएनए एवॉल्व हुआ. डीएनए में इसमें कोई मॉडिफिकेशंस को दैट इट मोर स्टेबल, जैसे थायमिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, जैसे ना एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है. तो डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर. तो उसमें चेंजेस होते हैं और बाकी प्रोसेस जो रिपेयरिंग, मतलब सेपरेट टेम्पलेट्स होते हैं तो वापस दोबारा बन जाते हैं. वही रिप्लिकेशन में क्या होता है? रिप्लिकेशन while proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick has immediately proposed a scheme replication. जैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बताया वॉटसन एंड क्रिक ने, तो उन्होंने साथ ही रिकॉर्ड की ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट it has not escaped out notice that specific pairing we have postulated immediately suggest a possible copying mechanism for genetic material. जैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल ग्रो करता है, ये स्ट्रैंड स्प्लिट हो जाती हैं, और स्प्लिट होने के बाद ये स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है, जैसे ये सांचा है तो इसमें जो एडजस्ट होगा वो इसमें वापस टेम्पलेट की तरह काम करते हैं. टेम्पलेट होते हैं ना, कि जैसे मूर्तियां वगैरह बनती हैं तो उनके सांचे होते हैं, उसमें भर दो तो वापस वैसी ही मूर्ति फिर बन के तैयार होती है. तो इसी में जैसे ये खांचे बने बॉन्ड्स होते हैं, तो जैसे ये साइटिसिन है तो साइटिन के साथ ग्वानिन बन गया. ये थायमिन है, थायमिन के साथ एडेनिन स्ट्रैंड बन गई. एडेनिन है के साथ थायमिन बन गया. साइटोसिन है तो ग्वानिन हो गया. इधर जैसे ये ग्वानिन है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन बन गया. थायमिन है तो एडेनिन बन गया. एडेनिन है तो थायमिन है. साइटोसिन है तो ग्वानिन. तो जो स्ट्रैंड है वो दूसरी वापस उसमें कॉपी होकर के बन जाता है. एंड दिस स्कीम सजेस्टेड दैट टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट. जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और एक्ट करती हैं टेम्पलेट, खांचों की तरह. सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जैसे कि ये इसी के साथ नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन जाते हैं. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिप्लिकेशन, जब ये रिप्लिकेट हो जाते हैं, देन डीएनए मॉलिक्यूल दे हैव वन मोर पैरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. अब ये नए सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड हो गया. अब चूंकि आधा इसमें पहले था, आधा ग्रो किया है, तो इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव. अब जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है हमारे पास इसके, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली. डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेट करता है. एंड इट वाज शोन फर्स्ट इन द इकोलाई. पहले ये इकोलाई में दिखाया, सब्सिक्वेंटली इन हायर, साथ ही में हायर ऑर्गेनिजम्स में भी है, सच एज प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स हैं, ह्यूमन सेल्स हैं. मैथ्यू एंड मैसलन and Franklin Stahl, he performed the following experiments in 1958. Okay, they grow E. coli in a medium containing ammonium chloride 15 and 15, ये heavy isotope नाइट्रोजन का होता है. The only nitrogen source for many generation. भाई मेन कार्बन हाइड्रोक्साइड नाइट्रोजन कंटेंट है जिससे कि प्रोटीन में होता है, जो प्रोटीन कंटेंट होता है जिसमें ग्रो होता है. तो रिजल्ट फॉर दैट N15 was incorporated into newly synthesized DNA. तो जो N15 जो है, जो ये मीडियम है, नाइट्रोजन का जो सोर्स है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, जो डीएनए नया सिंथेसाइज होता है एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड. सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अंदर एकत्रित होता है, सेंट्रलाइज्ड हो जाता है. जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं सेंट्रीफ्यूज होकर के सेंटर में इकट्ठे, जो हैवी होती है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पर
N15 is not a radioactive isotope, so it can be separated from N14 based on density, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. Then जब भाई डेंसिटी ज़्यादा होगी तो सैंड एक्यूमुलेट होते हैं. Then they transfer cells into a medium with normal ammonium chloride and took samples at various definite time intervals and the cells multiplied. जब इन्होंने N15 N14 में रखा तो सेल्स मल्टीप्लाइड हुए और उसमें से जब डीएनए एक्सटेंड रिमेन एज ए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स. Then the various samples were separated independently as the cesium chloride gradients to measure the densities of the DNA. जैसे आप इसमें देखते हैं, इसमें जब 15 NADNA इसमें लिया हमने, जब 15 NADNA लिया इसमें, तो जब हमने सिरिंज से जब 15 एनालिसिस किया और इसमें 20 मिनट्स के बाद हमने सिरिंज से एक्सट्रैक्ट करके इसको हमने 20 मिनट लिया, तो इसको जनरेशन में N15 में ये हमारा रेड कलर था, जब N14 में डाला तो ये तुरंत इसने इसका रेप्लिकेंट बना दिया, ये N सेपरेट हुए, दोनों मॉलिक्यूल बने. अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हमने फिर से वापस N14 में डाला, N14 का N15, 40 मिनट बाद इनसे हमने देखा कि 20 मिनट में ही ये रिप्लिकेट होकर के 1 से 2 बने और 2 से फिर ये 4 स्ट्रैंड्स हो गए. Can you what centrifugal force? So it was DNA has extracted from the culture. One generation after the transfer of N15 to N14, ये N15 से N14 में ट्रांसफर हुआ 20 मिनट्स में. E. coli divides in 20 minutes. E. coli 20 मिनट में डिवाइड होते हैं. And a hybrid or intermediate density hybrid होते हैं. Then DNA extended from the culture after another 40 minutes. 40 मिनट्स के बाद फिर हुआ. Then again its generation was composed of equal amount of this hybrid DNA and light DNA. तो दीता सेवन है और लाइट डीएनए, ये जो लाइट कलर का ये जो है ये लाइट डीएनए, ये लाइट डीएनए बना है और ये जो हाइब्रिड है ये हाइब्रिड और हाइब्रिड से रिप्लिकेट होकर के ये लाइट कलर का डीएनए में फॉर्म हो गया. तो अब इसमें डीएनए कोलाई अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स. If 80 minutes, then what happens? The proportion of the light and hybrid densities DNA वाली very similar experiment. इसी तरह के about the radioactive thymidine, they detect distribution of newly synthesized DNA in the. इसी तरह से और भी कई एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने गए जिससे कि डीएनए क्रोमोसोम जो प्रभावित है, जैसे कि बीन्स फावा बीन्स में है, इस पर टेलर और कोलिजन ने जो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए कि डीएनए ने क्रोमोसोम्स ऑल्सो रिप्लिकेट सेमी कंजरे, यानी कि डीएनए में रिप्लिकेशन होता है. ठीक है. Now the next one is the machinery and the enzymes. When we talk about this machinery and the enzymes in the living cells such as E. coli, the process of replication requires a set of catalyst. जब इसका replication तो इसमें enzymes की होती है, but the main enzyme is referred to as the DNA dependent DNA polymerase होता है. तो it uses DNA template to catalyze the polymerization, माने कि इकट्ठा हो जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनके बड़े मॉलिक्यूल्स, that is polymerization of deoxynucleotides. Then so these enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time. यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो पॉलीमराइजेशन होता है तो इसके डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ये न्यूक्लियोटाइड्स जब ये एंजाइम पॉलीमरेज होता है तो उसके प्रेजेंस में ये कैटलाइज पॉलीमराइजेशन जो होता है छोटे मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल्स में बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है. तो ई कोलाई दैट हैज ओनली 4.6 into 10⁶ बेस पेयर्स compared to human though has 6.6 into 10⁹ base pair. They completes the process of replication within 18 minutes. यानी कि उनका 18 मिनट में ये प्रोसेस पूरा हो जाता है. That the average rate of polymerization has to be approximate 2000 base pair per day. इसका मतलब है कि पॉलिमराइजेशन का जो रेट है अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर्स एक सेकंड में इसमें रिप्लिकेट हो जाते हैं. Not only they polymerizes have to be fast, but they also have catalyzed the reactions with high degree of aggregation. इसमें ये कैटेलाइज ही नहीं करते हैं बल्कि इसको हाई डिग्री एक्यूरेसी होती है कि जिसमें कि इनके सेम बेस पेयर्स बने. अगर इसके बेस पेयर्स में रिप्लिकेशन में जरा भी चेंजेस होते हैं, एनी मिस्टेक, देन इट रिजल्ट्स इनटू, क्योंकि जेनेटिक चेंजेस होंगे तो म्यूटेशंस होंगे. फर्दर एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस. तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दे सर्व ड्यूअल पर्पसेस. भाई एडिशन एक्टिंग एज सबस्ट्रेट,
दे प्रोवाइड एनर्जी बाई फॉस्फेट बॉन्ड। आप मालूम है एनर्जी रिच कंपाउंड 80 फॉस्फेट बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी में भी जो सबस्ट्रेट जो एनर्जी पॉलीमराइजेशन होता है रिएक्शन, इसमें जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड में जो ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फोरस बॉन्ड्स अटैच्ड होता है इनमें, तो ये हाई एनर्जी फॉस्फेट सेम जैसे ही फॉस्फेट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं हाई एनर्जी लेवल रिलीज होता है। तो जैसे ही हाई लेवल ऑफ एनर्जी इनको चाहिए तो रिप्लिकेशन भी फास्ट होता है। तो इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of, तो इसके साथ साथ पॉलीमरेज जैसे कि प्रोसेस ज़्यादा है तो इसी तरह इसमें ज़्यादा एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है उसको रिप्लिकेट करने के लिए। तो जो लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं 2 स्ट्रैंड्स, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इन द एंटायर लेंथ, पूरे लेंथ में नहीं होते, बट ड्यू टू हाई एनर्जी रिक्वायर्ड रिप्लिकेशन अगर स्मॉल ओपनिंग, छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं उसी में फिर से बन जाता है। तो उसमें रिप्लिकेशन जो होता है जैसे रिप्लिकेशन फॉर, जैसे डीएनए डिपेंडेंट आप ये देखा, जैसे ये है, ये टेम्पलेट डीएनए है, अब इसमें फॉर्क डेवलप हुआ तो ये जो स्ट्रैंड्स डेवलप हुई इसमें ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड हो जाती है, पूरा डीएनए नहीं कम्प्लीट वो उसमें चेंज होता है। तो ये जो रिप्लेस फॉर फिर जाना दिए तो फिर जो होते हैं फिर थोड़ा सा अलग हुआ और उसके बाद वो फिर अलग से आगे से फिर सिंथेसाइज होता है। तो इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज रिप्लिकेशन, ये रिप्लिकेशन फॉर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो है उसको पॉलीमराइजेशन करता है, दैट जैसे 5 से 3 की तरफ होता है, एंड दिस क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एंड द रिप्लिकेशन ऑफ 4। तो जो वन स्ट्रैंड टेम्पलेट पोलैरिटी 3 से 5, 3 to 5, then replication is continuous while on the other template 5 to 3, तभी तो opposite को हमने, and it is discontinuous. So discontinuously synthesized fragments later they join by the enzyme DNA ligase, जो discontinuous होते हैं बाद में वो आपस में join करते हैं enzyme DNA ligase से। तो DNA polymerase on their own it cannot initiate the process of them, तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है अकेला अपने आप प्रोसेस को नहीं रिप्लिकेट करता है, इसके रिप्लिकेशन randomly in the place of the enzyme there is a definite reason where replication originates. Such regions where origins of the replication, it is because the requirement of the origin of replication and a piece of the DNA if needed to be propagated during recombinant DNA produces, they required a vector, उसके लिए अलग किसी की जरूरत है, and the vectors provide the origin of replication. वेक्टर्स है जैसे डिजीज को स्प्रेड करने के लिए वेक्टर्स का काम करते हैं, इसीलिए नाउ एवरी डिटेल रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज of the cell cycle, replication of DNA, cell division cycle, it should be highly coordinated. But failure in cell division replication, अगर failure division नहीं होता है तो पॉलीप्लेडम मतलब क्रोमोसोम्स एनोमली, अगर ये प्रॉपरली रिप्लिकेट नहीं होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैब्सर्ड होंगे, कम या ज़्यादा होंगे, तो जेनेटिकल चेंजेस होंगे एंड दैट बिकम्स द ओरिजिन एंड द प्रोसेस ऑफ अकरिंग एट दैट इज लेटर। बहुत ज़्यादा डिटेल आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे हायर क्लास में। अगला आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। When we talk about the transcription, the process of copying genetic material from one strand of DNA into RNA, that is called transcription। भाई एक स्ट्रैंड से कॉपी मटेरियल करके दूसरे स्ट्रैंड को कम करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नो फॉर्म्स बेस पेयर्स विद यूरासिल। एडेनोसिन की जगह यूरोसेल इंस्टेड ऑफ थायमिन, मैंने कहा ना थायमिन की जगह यूरोसेल प्रेजेंट होता है। तो अनलाइक इन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन विच वन सेट द टोटल डीएनए ऑर्गन गेट्स डुप्लीकेटेड, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए, एक स्ट्रैंड, और दूसरी अदर नेसेसिटीज बाउंड्रीज दे वुड डिमार्केट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट विल बी ट्रांसक्राइब्ड, वो उसमें डिमार्केशन होता है, वो स्ट्रैंड उसमें डिमार्केट्स नहीं होती। वाई द बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपीड होंगी तो उसमें क्या हो गया, इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट देन दे विल बी कोड फॉर डीएनए मॉलिक्यूल दैट द डिफरेंट, तो उसमें सीक्वेंस बदल जाएगा। जब सीक्वेंस बदल जाएगा, रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन आइडेंटिकल, कॉम्प्लीमेंट्री है तो जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल होंगे, एक से नहीं होंगे इन टर्न।
if the code for protein, the sequence of amino acids in proteins will be different, and if one segment of DNA would be coding for two different proteins, तो इट विल कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी. अगर एक कोड दूसरे को कोड करेगा तो उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन बदल जाएगा. एंड सेकेंड, द टू कॉम्प्लिकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी एंड द टू आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, तो साइमल्टेनियसली इट विल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो हैंस वुड देयर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, so this would prevent RNA from being translated into protein and transcription would become a futile one. तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं, क्योंकि जब डीएनए दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड आरएनए बनेगा, जब वो उसका कॉपी, अगर दोनों होंगे तो वो ठीक से नहीं बन पाएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, वो प्रोसेस नहीं चल पाएगा. ये तभी होगा जब ट्रांसलेट हो गए, जब वो उसमें ओजोस होंगे, जब उसमें आरएनए ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन्स and transcription would become a futile one. तभी ट्रांसक्रिप्शन फ्रूटफुल होगा, सही होगा. अब जैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्टिंग डीएनए भाई क्या होता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, 3 पॉइंट्स ट्रांसलेशन में आते हैं. बट डीएनए डिफाइंड रीजंस प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स, टर्मिनेटर. अब जब इसमें आप देखिए, जब प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स, टर्मिनेटर, अब यहाँ पर क्या होता है, देयर इज ए कन्वेंशन in defining the two strands of the DNA in the structural gene in a transcription pole. Since the two strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze polymerization only in one direction. इसमें जो स्ट्रक्चरल ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो कि इसमें दो स्ट्रैंड्स होती, तो जो अपोजिट स्ट्रैंड की पोलैरिटी डीएनए डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो कैटालाइज सिर्फ वन डायरेक्शन में होता है, दैट इज 5 to 3 स्ट्रैंड, एंड दैट द पोलैरिटी 3 to 5 एक्ट्स एज ए टेम्पलेट. जो 3 to 5 होती है वो टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करती है, and is referred to as a template strand, and the other strand which has the polarity 5 to 3 in the sequence RNA, except thymine at the base of uracil. Thymine की जगह uracil is displaced during transcription. थाइमिन की जगह यूरेसिल का डिस्प्लेशन ट्रांसमिशन के दौरान ही होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन जब चेंज होते हैं. स्ट्रेंज दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, इट इज रिफर्ड कोड, जबकि कोड नहीं, उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. जबकि रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड. जैसे ये 3-5 है, एडेनिन है तो थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, एडेनिन है तो थाइमिन बनेगा, थाइमिन है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन. इस तरह से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वही उसके कोडिंग स्ट्रैंड बनता है. ये नाउ कैन यू राइट दिस आरएनए ट्रांसक्राइब. अब जैसे ये स्ट्रक्चर देना है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो ये जो टर्मिनेटर का काम कर, जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, जैसे ये 3 to 5 है और ये 5-3 है, जैसे ये है 3-5, तो इसमें जो ये प्रमोटर, जो स्ट्रक्चरल टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग जीन्स होंगे, वो इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर डिपेंड है. जैसे एडेनिन है तो ये अपने आप थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, एडेनिन है तो थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, ये बनेगा. अब द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर दे फ्लैंक इन स्ट्रक्चरल जीन्स in a transcription unit, but the promoter is said to be located towards 5 end. प्रमोटर जो है 5 end की तरफ होगा अपस्ट्रीम में, एंड स्ट्रक्चरल जीन्स दैट इज मेड विद पोलैरिटी कोडिंग स्ट्रैंड, जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है ये कोडिंग स्ट्रैंड की तरफ. देन द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट, डीएनए जो है जो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज की तरफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्रमोटर, प्रेजेंस ऑफ ए प्रमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. इट ऑल्सो डिफाइंस टेम्पलेट एंड कोडिंग, जो कि टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड, ये टेम्पलेट स्टैंड और ये कोडिंग, ये टेम्पलेट और ये कोडिंग स्टैंड. स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर, मतलब स्विचिंग इट्स पोजीशन, जैसे थाइमिन है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन. तो ये मुझे इन द डेफिनेशन द कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड्स दे कुड बी रिवर्स. भाई रिवर्स, जैसे थाइमिन है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोनिन, यहाँ साइटोनिन तो ग्वानिन, तो ये देखिए दोनों रिवर्स हो गए ना. सो द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 and downstream of the coding strand, ये डाउन कोडेड स्ट्रैंड, and it usually defines the end of the process of transcription. There are additional regularity sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter.
बट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सीक्वेंस शैल बी डिस्कस व्हाइल डीलिंग विद द रेगुलर। जब जीन एक्सप्रेशन करेंगे तो बाकी, यहाँ आप सिर्फ इतना समझिए ये टेम्पलेट रीजन है, ये कोडिंग रीजन है। तो इसमें अगर ऊपर ए है तो नीचे टी होगा, ऊपर टी है तो नीचे ए होगा, जी है तो सी बनेगा, सी है तो यहाँ जी होगा। तो ये जो चेंजेस होते हैं यही ट्रांसक्राइब करते हैं। अब अगर इसको हम ये करेंगे, ट्रांसक्रिप्टिंग यूनिट एंड द जीन। As you know already, a gene is defined as the functional unit of inheritance. अगर gene is the structural and functional unit of the inheritance, though there is no confusion that the genes are located on it. ऐसा कोई भी confusion नहीं है, जिससे कि हमको अच्छी तरह से मालूम है कि genes जो हैं DNA के ऊपर located, मतलब DNA genes are present on the DNA and it is difficult to literally define, बहुत literally define अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। मतलब लैंग्वेज के रूप में डीएनए जो सीक्वेंस है, जीन्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। डीएनए सीक्वेंस, यानी डीएनए सीक्वेंस में क्या होता है, ये जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, इसमें जो बेस पेयर्स है, तो ये जो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये आपका ये टेम्पलेट, ये कोडिंग है, तो ये जो कोडिंग सीक्वेंस होता है, ये कोडिंग सीक्वेंस इसी से ही ट्रांसफर आरएनए हो या आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो है, यही जीन्स हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ ए जीन। हाउएवर डिफाइनिंग सिस्ट्रॉन as a segment of DNA coding of a pene सिस्ट्रॉन, यानी कि कोडिंग, यानी कि ये जो कोडिंग जो है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जो पॉलीनेट है, इसका कोई भी एक स्ट्रक्चर, जैसे ये डीएनए है, तो ये जो है स्टार्ट करता है जो ये कोडिंग, तो ये इसको जो स्टार्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज में चेंज होना। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का ही वो एक भाग होता है जो कि आरएनए में चेंज होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होती है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होती है। तो सिस्ट्रॉन सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, यानी कि जो पेप्टाइड्स की जो अलग अलग चेंज है। तो स्ट्रक्चरल जीन्स इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मोनोसिस्टोनिक, मतलब सिंगल यूकैरियोट्स में, पॉलीसिस्टोनिक यानी कई जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपके प्रोकैरियोट जो होते हैं, मोस्टली इन द बैक्टीरिया और द प्रोकैरियोट्स, जो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स यूकैरियोटिक सेल्स में निकलते हैं। तो इन यूकैरियोटिक सेल्स में मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स दे हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, यानी कि इनमें जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वो इंटरप्टेड होता है बीच में, मतलब कुछ में हुआ कुछ में नहीं हुआ, कुछ नॉन फंक्शनल है कुछ फंक्शनल है, कुछ नॉन। तो जो फंक्शनल होते हैं, तो जीन्स जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। तो कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस दे आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स, मतलब जिनमें चेंजेस होते हैं डीएनए का वो पार्ट। तो एक्सॉन्स आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, यानी कि जो पार्ट आरएनए का बनता है डीएनए से, जो पार्ट आरएनए का फॉर्म होता है डीएनए से, उस पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं। तो एक्सॉन्स की जो पोजीशन है, जो वो पार्ट होता है, इट इज इंटरप्टेड बाय एंट्रॉन्स, यानी कि इसी बीच में सेगमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, अलग अलग सेगमेंट से आरएनए निकलते हैं, तो उनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। इंट्रॉन्स इंटरवेनिंग सीक्वेंस मींस दे डू नॉट अपीयर इन मैच्योर। तो जो आरएनए स्ट्रैंड्स बन के निकलते हैं, जो अराइबोसोमल सिंगल स्ट्रैंड होता है, वो उसमें इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, एक्सॉन्स जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। तो इंट्रॉन्स या इंटरवेनिंग सीक्वेंस दे डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस यानी कि फॉर्म्ड आरएनए, नया आरएनए जो डीएनए से बनता है। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ ए जीन। अब जो स्प्लिटिंग होती है तो इससे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं इन टर्म्स डीएनए सेगमेंट। तो इनहेरिटेंस यानी जो कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस करते, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं, तो दे वर प्रमोटर एंड रेगुलेटरी, मतलब वो जो प्रमोटर होते हैं फिर उसको रेगुलेट सीक्वेंस में करना, स्ट्रक्चरल जीन्स फॉर्म करते हैं। और रेगुलेटरी सीक्वेंस दे आर लूज, जो रेगुलेट करते हैं वो, जैसे पहले बताया था, कुछ डार्केंड स्टेन यूक्रोमेटिन हीट्रोक्रोमेटिन, तो जो लूजली अरेंज होते हैं रेगुलरली जीन्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। And these sequence they do not code for RNA protein.
जो लूजली होते हैं वो तो कोड करते हैं, जो टाइटली पैक्ड होते हैं वो आरएनए और कोडिंग प्रोटीन में नहीं करते। अब जैसे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ, मतलब आरएनए के टाइप्स कितने हैं, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, जो फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम द डीएनए। तो ये बैक्टीरिया है, जैसे इसमें तीन टाइप्स के आरएनए होते हैं, आपको पता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल। तीन तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल है। एंड ऑल थ्री आरएनएस, ये सारे ही दे तो सिंथेसाइज ए प्रोटीन। इनको फंक्शन क्या है, सेल में जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं राइबो। तो मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, तो जो मैसेंजर आरएनए होता है वो टेम्पलेट यानी कि कोडिंग एक स्ट्रैंड प्रोवाइड करता है। और ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स रीड्स द जेनेटिक, तो वो जो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, और ट्रांसफर आरएनए उस टेम्पलेट की कोडिंग को ट्रांसफर करता है जेनेटिक कोड, और उसका जेनेटिक कोड को रीड करता है। और राइबोसोमल आरएनए दे प्लेस स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन यानी कि जब वो चेंज होते हैं, तो जब वो जेनेटिक कोड उसमें आते हैं तो राइबोसोमल आरएनए, तो वो जो मैसेंजर आरएनए जो मैसेज ट्रांसफर आरएनए देता है, उस ट्रांसफर आरएनए के मैसेज को राइबोसोमल आरएनए जो है उसको कोड करते हैं कैटालिटिक्स की प्रेस में, तब वो उसको ट्रांसलेट कर। तो सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए को ही हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज यानी कि ये डीएनए का एक पार्ट जो कि आरएनए फॉर्मेशन में के लिए काम करता है, वो आरएनए पॉलीमरेज कहलाता है। आरएनए पॉलीमरेज इट कैटलिस्ट है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। तो जो आरएनए इट बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ये इनिशिएट करता है, यानी कि जो डबल स्ट्रैंड है इसका जैसे ये इतना पार्ट है, ये एंजाइम्स प्रमोटर जो इसमें ये अपने आप एक्टिवेट होना शुरू होता है। तो जब ये इतना पार्ट है तो सबसे पहले क्या होता है, ये इसके साइड्स जो होते हैं बाउंडेशन वो डिफरेंसेस आते हैं उसमें। जब ये इसमें एंटर हुआ, जब ये इनिशिएट किया, तो जब ये इसमें फंक्शन करता है ये पार्ट, तब क्या होता है, ये जो डबल हेलिक्स है इसमें डिस्टेंस इसके ये जो है, तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये किसके बने होते हैं, शुगर बॉन्ड और शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड्स के होते हैं। तो ये शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड्स और इसके जो एडेनिन थायमिन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, तो ये सेगमेंट्स अलग हो गए। इनिशिएट, अब इनिशिएट करके देखिए, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स है और डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है, तो अब ये सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इससे ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री जीन एज यूजुअल बनाता है, ये बनाएगा इनिशिएट। तो ये एलोंगेशन में क्या होता है कि ये जो पेयर है ये अपना जेनेटिक कोड का पेयर अपने आप, टेम्पलेट जो स्ट्रीम्स होते हैं ये कोडिंग, जैसे ये टेम्पलेट स्ट्रीम है और ये कोडिंग है, तो ये जो टेम्पलेट फॉर्म होता है इसने अपना कोडिंग बनाया। अब ये जो कोडिंग बनाया, ये कोडिंग अलग से बना, तो यही जो कोडिंग बना और ये कोडिंग सिंपल जो है स्ट्रैंड, ये इसको बाहर निकाल दिया, जो कोडिंग सिंगल स्ट्रैंड बना, तो ये उन्हें इससे कट के बाहर आ जाता है, तो ये एलोंगेट हुआ। और एलोंगेट बनने के बाद टर्मिनेशन यानी कि उससे निकल गया, तो ये तो उससे बन के निकल गया। अब लेकिन जो ये फॉस्फेट बॉन्ड है ये एज यूजुअल अपना फिर जो सिंगल स्ट्रैंड निकाल दिया, फर्दर इससे स्ट्रैंड होकर के ये डबल हो गया, क्योंकि इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल बना, तो वो निकलते जाते हैं वो टर्मिनेशन। और ये जो वापस अपना फाइब्रोस, ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो आरएच फैक्टर है ये इसने निकाल के टर्मिनेट कर दिया और ये वापस अपना स्ट्रैंड्स फिर से बना लेता है। जैसे इट न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट, तो ये जो फॉस्फेट और शुगर बॉन्ड्स होते हैं उनको एज ए सबस्ट्रेट काम करता है। एंड पॉलीमराइजेस इन अ टेम्पलेट यानी कि जो पार्ट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री चेन का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये डीएनए टेम्पलेट फॉर्म्स अलग हुए, तो जब ये अलग होंगे टेम्पलेट, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड ये अपने आप प्रोपोगेट मतलब डेवलप हो जाता है। तो ये जो कोडिंग के अंदर डेवलप हो जाता है, it somehow facilitates opening of the helix and continues along opening helix or elongation. Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. शॉर्ट यानी कि छोटा सा पार्ट जो होता है एंजाइम वही एक्ट करता है, एंड पॉलीमरेजेस रीचेस द टर्मिनेटेड रीजन, और उसके बाद वो टर्मिनेटेड रीजन में यानी कि वो बनने के बाद वो सेल से बाहर निकल आता है।
नेसेंट मतलब नेसेंट यानी अकेला, आरएनए फॉल्स ऑफ यानी कि वो जो बाहर निकल आता है। जैसे इसमें आपने देखा, यहाँ आपको मैंने बताया ये टेम्पलेट रीजन फॉर्म हुआ, फॉर्म होने के बाद ये इससे निकला, निकल के बाद ये रीजन देखिए फिर से फॉर्म हुआ, और जो ये आरएनए टेम्पलेट ये टर्मिनेट हो गया। ये इसने फंक्शन स्टार्ट किया, फंक्शन स्टार्ट करके इसने इसके दोनों जेट्स के बॉन्ड्स को एलोंगेट करके, इसको चौड़ा करके, ये दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर को इसने अपने कोडिंग बनाया। कोडिंग बनाने के बाद इससे जो है आरएनए सिंगल, क्योंकि आरएनए ये डबल हेलिक्स है, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इससे जब ये कोडिंग कंप्लीट हो तो उसने आरएनए को बाहर लिया। तो ये टर्मिनेट बनाने के बाद उसने टर्मिनेट को बाहर कर दिया, और उसके बाद वो जो पॉलीमरेज है वो एंजाइम भी इसके साथ ही वो आरएनए पॉलीमरेज जो है इनएक्टिवेट हो जाता है। ये इनएक्टिवेट होकर के ये वापस डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। तो इस तरह से डीएनए से आरएनए के काफी स्ट्रैंड्स अपने आप अलग अलग निकलते रहते हैं। Only a short stretch of DNA remains, RNA remains bound to the enzyme. तो polymerases reaches the termination and the nascent यानी कि falls off होता है। तो जो RNA polymerase that reason termination of translate, तो वो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि फॉर्मेशन हो गया। And question arises that how is RNA polymerase able to catalyze all the three, कि RNA polymerase से ये तीनों स्टेप्स कैसे संभव हो सकते हैं। देखिए इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, तीन स्टेप्स होते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये कैपेबल होता है कैटलाइजिंग ओनली प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन, ये सिर्फ उसको एलोंगेट करता है। और जो अदर प्रोसेस होते हैं इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर, ये 5 फैक्टर से इनिशिएट, टर्मिनेट, ट्रांसक्रिप्शन, रिस्पॉन्डेंट। एसोसिएशन विद दिस दे ऑल्टर स्पेसिफिकली आरएनए पॉलीमरेज आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट, या तो इनिशिएट करेगा या टर्मिनेट करेगा। ये देखो जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज है, इन्होंने इनिशिएट किया, ये इनिशिएशन एज ए प्रमोटर, मतलब इस स्ट्रैंड का ये पार्ट जो है ये आरएनए पॉलीमरेज की तरह काम करना शुरू करता। अब इसमें जब सिग्मा फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो ये सिग्मा फैक्टर एक्टिवेट होने पर ये आरएनए पॉलीमरेज की तरह काम, जब ये पॉलीमरेज की तरह काम करे तो ये इस स्ट्रैंड्स को बाइफरकेट करता है। ये दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर्स अलग हुए, अलग होने के बाद ये इसको मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद सिंगल स्ट्रैंड जो ये टर्मिनेटर जो एलोंगेट करके ये 5 फैक्टर जो होता है ये इसको जो वो अपने आप एंजाइम्स की तरह, कैटलिस्ट की तरह काम करके इसको बाहर टर्मिनेट, एलोंगेट, और जैसे ही एलोंगेट होता है तो एलोंगेट करके वो बाहर टर्मिनेट होता है। और उसके बाद जो 5 फैक्टर होता है ये नॉर्मल एज इट इज, ये जो फैक्टर है फिर वापस में अपने उसको जोड़ करके डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देता है। उसके बाद क्या, जैसे इनिशिएट, टर्मिनेशन और ट्रांसक्रिप्शन, तो एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स दे ऑल्टर स्पेसिफिकली आरएनए पॉलीमरेज आइदर इनिशिएट, टर्मिनेट। तो जैसे बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सम कंपार्टमेंट, यानी कि सभी में नहीं होता है, कुछ कंपार्टमेंट्स में ये इनिशिएट करते हैं, सभी में देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल। तो ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया, मतलब जो साइटोसोल जो साइटोप्लाज्म में होते हैं और जो न्यूक्लियस में होते हैं अलग नहीं होते। कभी क्या होता है, जो ट्रांसलेशन बिगन्स मच विद मैसेंजर आरएनए फुली ट्रांसलेट, जब तक मैसेंजर आरएनए फुली ट्रांसलेट होता है ट्रांसलेशन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो जो यूकैरियोट्स में होते हैं उसमें एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज दो अलग अलग आती हैं, वो क्या होती हैं, देयर आर 3 आरएनए के 3 पॉलीमरेज बनते हैं न्यूक्लियस एडिशन में, पॉलीमरेज में। इसमें क्या, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि जो 3 बनते हैं तीनों का अलग अलग काम होता है, उसे बोलते हैं डिवीजन। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 इट ट्रांसक्राइब राइबोसोमल आरएनए, ये देखिए राइबोसोमल आरएनए, वेयर एज आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर आरएनए और सेकेंडरी राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए या स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स प्रेजेंट मैसेंजर आरएनए टू हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए को ही हम हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। ये तो इसका सेकेंड स्टेप में आता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट स्टेप में तो ये हमारे पॉलीमरेज तीनों अलग अलग काम किए। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन्स बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन। एक्सॉन्स
मतलब जो डेवलप होते हैं एक्सॉन, जो जर्मिनेट, जो टर्म, जो फॉर्मेशन होता है आरएनए पॉलीमरेज से, और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, बीच बीच में दोनों अलग होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। सो इसमें क्या होता है, स्प्लाइसिंग होती है। इसमें इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सट्रॉन्स आर ज्वाइंट टू डिफाइन ऑर्डर। जैसे ये देखिए, इसमें जब ये आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट एक्ट होता है तो इससे जो ये रिलीज होता है कैपिंग, तो इसमें क्या होता है, ये एक्सॉन्स और इंट्रॉन, ये एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सट्रॉन फंक्शनल होता है, इंट्रॉन नॉन फंक्शनल होता है। तब इसमें क्या होता है, आरएनए की जो है स्प्लिसिंग होती है। स्प्लिसिंग में क्या होता है, जो इंट्रॉन्स होते हैं ये अलग से डोनेटेड स्ट्रक्चर बना करके ये बाहर निकल जाते हैं, और जब ये पॉली एड्रेनालिन एजर्स के साथ ये बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद जो बकल, जो ये एक्सॉन्स है, ये एक्सॉन्स ज्वाइन करके ये आरएनए और ये टेम्पलेट उसमें बना देते हैं। तो ये तो अक्सर ये होता है यूकैरियोट्स में। तो splicing where the introns they are removed and axons are joined in a defined order. तो जो ये heterogeneous nucleus RNA that undergoes additional processing, capping and tailing. तो कैपिंग और टेलिंग, ये देखिए यहाँ पर ये आपका कैपिंग हुआ और यहाँ पर ये आपका टेलिंग, मतलब जो नए टेलिंग यानी फॉर्मेशन खत्म हो गया, यहाँ पर कैपिंग स्टार्ट होता है और टेलिंग खत्म हो, तो ये जो होता है ये इसी से निकला और बाकस ये वापस से ट्विंड होकर है, और इससे जो होते हैं ये आरएनएस का फॉर्मेशन चलता ही रहता है। इन कैपिंग अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड that is methyl guanosine triphosphate, it is added to the 5 end of the heterogeneous RNA. In tailing, एडिनिलेट रेसिड्यूज जो बचे होते हैं, जो 200-300 ये बेस पेयर्स होते हैं, दे आर एडेड एट द 3 एंड टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। जो टेम्पलेट यानी कि जो कोडिंग होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। टेम्पलेट यानी कि एक इसका पार्ट जो इसके फॉर्मेशन में काम करता है, डीएनए का ये एक पार्ट होता है टेम्पलेट। सो फुली प्रोसेस्ड heterogeneous nuclear RNA now called messenger, तो जब ये पूरा मैसेंजर आने दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट थ्रू द न्यूक्लियस फॉर ट्रांस, तो ये जब बन जाता है तो ये कहाँ है, ये तो फंक्शन न्यूक्लियस में होते हैं, तो न्यूक्लियस से निकल के ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट बिगनिंग इज अंडर, तो स्प्लिट जीएनए अरेंजमेंट प्रोबेबली एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, मतलब है दे दे, तो प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स is the reminiscence antiquity and the process of splicing represents dominance of the RNA word. So understanding RNA and RNA dependent process on the living system, they have more importance. अगर इसको हम आपको दूसरे बुक से समझाएं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होता है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, द synthesis of different types of RNA under the direction of DNA, the DNA dependent RNA synthesis, तो डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए से आरएनए के सिंथेसिस को ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसी को हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। जैसे ये है प्रमोटर, तो ये है प्रमोटर, ये है टर्मिनेटर, तो इसमें डिपेंडेंट आरएनए, तो इसमें सेगमेंट जो होते हैं सिंथेसाइज आरएनए वेट्स, अब जैसे ये है, ये आरएनए पॉलीमरेज की तरह सेगमेंट काम करेगी। जब ये सेगमेंट काम करते हैं तो ये मास्टर ऑफ डीएनए क्या होता है, ये अनवेंडिंग होती है, जो ये कर्स्ट है इसकी वेंडिंग खुल गई, जब ये वेंडिंग खुल गई तो ये रिप्लिकेट करते हैं, जब ये रिप्लिकेट किया यानी ग्रोथ किया तो इसने अपने अपने स्ट्रैंड्स बनाए, और उस स्ट्रैंड से इसने फर्दर अपना स्ट्रैंड बनाए जिससे कि ये आरएनए इससे निकल गया। इस डायग्राम से आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अनकॉइल and separate as a specific point at RNA polymerase, then the base of the particular cistern of DNA exposed and out of the two strand, master strand of DNA acts as a template for RNA synthesis. जो मास्टर स्टैंड है, ये मास्टर स्टैंड है डीएनए टेम्पलेट, ये आरएनए के सिंथेसिस का काम करती है। RNA, तो एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज कॉपीड इनटू RNA बाय द असेंबली ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री रूल, कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉर्म होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एवरी साइटोसिन इन डीएनए मॉलिक्यूल, साइटोसिन से ग्वानिन बनता है इंसर्टेड इन द मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड, सिमिलरली ग्वानिन से साइटोसिन, एडेनिन, और जो एडेनिन है ये यूरेसिल, क्योंकि आरएनए सिंगल इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए बेस सीक्वेंस स्टेप एंड द सेम मैसेज आर प्रेजेंट इन टेम्पलेट डीएनए। भाई इससे स्ट्रैंड्स बने, ये स्ट्रैंड ये अनट किया, तो इसने क्या पहले इसको अनकॉइल किया, अनकॉइल करके क्या हुआ, पहले इसके स्ट्रैंड्स ट्रांसवर्स बने, अब इस ट्रांसफर से जो अनकॉइलिंग हुआ ये तो इसके बेस पेयर्स बने, अब इसने फिर अपना बेस पेयर बनाया, तो जो एडिशनल स्ट्रैंड्स होते हैं तो इससे ये आरएनए स्ट्रैंड निकल गया, और ये आरएनए स्ट्रैंड इससे निकलेगा,
ये भी निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, ये भी निकलेगा। तो ये कई पेयर्स निकलते हैं और ये वापस ट्विंड होकर के ये देखिए ये वापस आ रहे हैं। तो ये तो आरएनए पॉलीमरेज ये तो बाहर आ गया और ये रिलीज आरएनए फॉर्म हो गया और ये डीएनए टैबलेट एज इट इज रहा। ऐसे ट्रांसक्रिप्शन से ये बनता है। I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the third part of this chapter. Thank you.